हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नीमी टेक्निकल क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं विजय जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जैसे एनसीएल, इंडियन ऑयल, डीआरडीओ, इसरो, यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपी आर्मिनल, यूपी पीजीसीएल, मध्य प्रदेश का लाइनमैन, मध्य प्रदेश का ट्रेनिंग ऑफिसर। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नीमी टेक्निकल क्लासेस के द्वारा कराई जाती है। तो दोस्तों, आप सभी कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इतने बेहतर कॉन्सेप्ट और सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। करेक्ट। और हमारा उद्देश्य हमेशा यही होता है कि हम इस तरह से स्टूडेंट को समझाएं कि सीधा जाके उसके दिमाग में घुस जाए। राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आपको वही क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी मैं आपको प्रश्न सॉल्व कराता हूँ वो सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर होता है। और जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करूँ तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही रिपीट किया जाता है। अभी आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए इस एनसीएल का। अभी एनसीएल का एग्ज़ाम हुआ था कुछ ही दिनों पहले, उसमें इसरो का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो सभी आया था। राइट। तो हमारे लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। करेक्ट। और स्टूडेंट के प्रति हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम अपने विद्यार्थी को इतना बेहतर से क्वेश्चनों को समझाएं और अपने स्टूडेंट के लिए कुछ बेहतर से बेहतर, कुछ नया से नया कर सकें। तो दोस्तों, चलिए अब हम अपने इस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन डीसी मशीन का पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट को हमने बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज किया था। हर एक प्रश्न को इतने कॉन्सेप्ट के साथ, फुल डिटेल्स के साथ वहाँ पे हम लोग कवर किए हैं। और आज का हमारा सेकेंड एडिशन है। करेक्ट। पार्ट नंबर सेकेंड है डीसी मशीन का। और इस डीसी मशीन में भी आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे और हर एक प्रश्न को हम लोग बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। राइट। चलिए, एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन था मेरे पिछले वीडियो पे। ठीक है, सबसे पहले उसी को कवर करेंगे। क्वेश्चन था हमारा कल का, 10 किलोवाट के एक बेहतर डिजाइन किया हुआ डीसी मोटर में कुल हानि कितना होगा। एक बेहतर डिजाइन किया हुआ एक डीसी मशीन है जिसका डिजाइन, जिसको बनाया गया है एक बेहतर तरीके से, और उसमें कुल हानि कितना होगा यदि मोटर की रेटिंग है 10 किलोवाट की। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में 70%, अगर यूँ कहें 75% ऐसे चीज़ है जिसे आपको समझना पड़ता है। जैसे डीसी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, आप इस चीज़ को रट थोड़ी सकते हैं, आपको समझना पड़ता है। तो इसमें से टोटल 75% आपको समझना पड़ता है और 25% होता है ना, आपको याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है हमें। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। ठीक है। तो इस आंकड़ा को आपको याद रखना पड़ेगा। इसका ना कोई फॉर्मूला होता है, ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, कुछ भी नहीं होता। ये आपको डायरेक्ट अपने दिमाग में घुसा लेना है कि यदि 10 किलोवाट यानी कि 10,000 वाट का एक बेहतर डिजाइन किया हुआ डीसी मोटर है तो उसमें कुल हानि 500 वाट होगा ही होगा, चाहे वो कितना भी बेहतर तरीके से डिजाइन क्यों नहीं किया हो गया हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही था। और आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कमेंट करके बताए थे कि हाँ, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। करेक्ट। मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ क्योंकि उन्हें उन्हें अपने स्टडी से रिलेटेड लगाव है। उनको जो दिया जाता है प्रश्न वो उनको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने पढ़ाई के प्रति उत्सुक हैं। करेक्ट। चलिए, तो ये आज का हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर नहीं चलाने का प्रयोजन है। एक हमारे पास डीसी का सीरीज मोटर है, उसको हम नो लोड पे नहीं चलाते हैं। इसका कारण क्या है? रेटेड गति से उच्च गति प्राप्त हो जाती है इस कारण से, या फिर रेटेड गति से निम्न गति हो जाती है इस कारण से, या फिर रेटेड गति या सामान्य गति।
मैं इसको आपको बताता हूँ क्यों होता है। क्या होता है कि डीसी सीरीज मोटर में स्टार्ट इसमें यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के सीरीज में होता है। स्टार्टिंग में मोटर हमारा नो लोड पे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लोड कम होता है तो आर्मेचर का करंट भी कम होता है। आर्मेचर का करंट जो होता है ना, वही करंट सीरीज का फील्ड करंट, सीरीज वाली करंट भी बनती है, राइट। तो सीरीज में जो सीरीज फील्ड में जो करंट जाती है तो उसी करंट से फ्लक्स जनरेट होता है, और करंट कम हो गया तो फ्लक्स भी तो कम जनरेट होगा। और फ्लक्स डीसी मोटरों में फ्लक्स हमेशा गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि फ्लक्स कम हो गया तो गति हमारी क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। और गति हमारी यही बोल रही है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रेटेड गति से उच्च गति हो जाएगी, इसलिए हम इसको नो लोड पे नहीं चलाते, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी श्रेणी मोटर का गति कंट्रोल करने का संपूर्ण प्रयास किया जाता है आर्मेचर डाइवर्टर विधि द्वारा, वोल्टेज डाइवर्टर विधि द्वारा, टॉर्क को कंट्रोल करके और टॉर्क का मान बढ़ा के। सबसे पहले मैं बात करूं आर्मेचर डाइवर्टर विधि। ये डाइवर्टर क्या होता है, मैं इसका पूरा आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये हो गया मेरा आर्मेचर, इसका ये कार्बन ब्रश हो गया, राइट। इसके सीरीज में ही एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, यहाँ पे हमने लोड कनेक्ट कर दिया, राइट। अब इसमें देखिए क्या होता है, आर्मेचर के समांतर क्रम में एक फिक्स रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और ये होता है हमारा फिक्स रेजिस्टेंस, करेक्ट। अब इसमें होता क्या है, देखिए स्टार्टिंग में नहीं, हम डीसी सीरीज मोटर की गति को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। किस विधि से, आर्मेचर डाइवर्टर विधि से। जब इस आर्मेचर के समांतर क्रम में हम किसी प्रतिरोध को लगा देते हैं तो वो डाइवर्टर बन जाता है, और जब सीरीज में लगाते हैं तो उसको रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये समांतर में लग गया जिसके वजह से हम इसको डाइवर्टर बोलने लगे। अब ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके मान को यानी कि रेजिस्टेंस के मान को घटाएंगे तो करंट, हमारी सप्लाई करंट यहाँ से आ रही है, यहाँ से न जाने के बजाय यहाँ से जाने लगेगी, जाएगी तो, लेकिन निम्न करंट यहाँ जाएगी, यहाँ से उच्च करंट जाएगी। अब देखिए करंट हमारे यहीं से बाईपास होता हुआ डायरेक्ट फील्ड में जा रही है, करेक्ट। यानी कि यहाँ पे करंट कितना हो गया, अधिक हो गया, और करंट अधिक होगा तो फ्लक्स भी हमारी अधिक होगा। फ्लक्स करंट के ही समानुपाती होता है, राइट। और जब फ्लक्स अधिक हो गया ना, तो मैंने बताया अभी कि फ्लक्स गति के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि फ्लक्स अधिक हुआ तो गति हमारी हो जाएगी कम, ठीक है। तो ये आर्मेचर डाइवर्टर विधि द्वारा हम डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, और आर्मेचर डाइवर्टर विधि के द्वारा हम रेटेड गति से निम्न गति प्राप्त करने के लिए, कितना, निम्न गति, मान लीजिए कि मोटर हमारी 1000 आरपीएम पे चल रही है, हमें इसको 500 आरपीएम पे चलाना है, तो हम क्या करेंगे कि आर्मेचर डाइवर्टर विधि का प्रयोग करके डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज डाइवर्टर विधि। ऐसा किसी भी प्रकार का वोल्टेज डाइवर्टर विधि होता नहीं है, सप्लाई वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज के द्वारा डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं, बट वोल्टेज डाइवर्टर विधि नहीं होता। और टॉर्क को कंट्रोल करके, देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को कंट्रोल करने का मतलब होता है कि फ्लक्स को कंट्रोल करना, ठीक है। क्योंकि आप फ्लक्स को, टॉर्क और फ्लक्स दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। जब आप फ्लक्स को डाउन करोगे तभी तो टॉर्क डाउन होगा, और टॉर्क डाउन, हमारा उद्देश्य टॉर्क को डाउन करना नहीं, हमारा उद्देश्य गति को डाउन करना है, गति को कंट्रोल करना है, राइट। यदि टॉर्क को कंट्रोल कर दिए तो जो डीसी मोटर है हमारा, तो आउटपुट में जो हमें मैकेनिकल पावर दे रहा है ना, वो मैकेनिकल पावर टॉर्क पे ही डिपेंड करता है। टॉर्क कम हो जाएगा तो मैकेनिकल पावर भी हमारी डाउन हो जाएगी, राइट। तो ये अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। एक डीसी प्रदाय मोटर को एसी प्रदाय दिया जाए तो मोटर की कुंडलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रदाय का मतलब होता है दोस्तों सप्लाई। एक डीसी सप्लाई से चलने वाली मोटर को हम यदि एसी सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है कि मोटर हमारी जलने का प्रयास तो नहीं करेगी, ना ही तो जलेगी। क्यों नहीं जलेगी, देखिए इसमें, देखिए होता क्या है, हमारा डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है 0, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, राइट। अब एक हमारे पास आयरन लॉस होता है, लोहा हानि।
लोहा हानि। इस लोहा हानि में, ये लोहा हानि दो प्रकार का होता है, एक एडी करंट और दूसरा हिस्टेरेसिस होता है। तो ये जो एडी करंट होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है फाई एम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू वी। तो ये जो वी है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होता है एडी करंट, राइट। तो एसी में देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। यदि 50 का आप वर्ग करेंगे तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना, आयरन लॉस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और उसकी वजह से दक्षता हमारी हो जाएगी डाउन, करेक्ट। तो दक्षता उच्च तो कभी नहीं होगी। दक्षता उच्च तभी होती है कि इस मोटर को जिस सप्लाई के लिए डिजाइन किया गया है वही सप्लाई यदि देते तो दक्षता उच्च होती। तो दक्षता तो उच्च हो नहीं सकती और जल नहीं सकती मोटर, क्योंकि मोटर को सप्लाई एसी दिया जा रहा है और जलने का प्रयास भी नहीं करेगी। यानी कि ये चलेगी तो सही, लेकिन कम दक्षता के साथ चलेगी और उच्च स्पार्किंग के साथ चलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एसी सप्लाई होता है, एसी सप्लाई में देखिए फ्रीक्वेंसी तो होती है, इसमें इंडक्टेंस का मान उच्च होता है, राइट, जिसकी वजह से स्पार्किंग होगी और कम दक्षता के साथ मशीन हमारी चलती रहेगी, राइट। चलिए, तो आपका क्वेश्चन 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, डीजल इंजन चालित ट्रेन में किस प्रकार की मोटर को उपयुक्त समझा जाता है। एक डीजल से चलने वाली हमारी ट्रेन है, ठीक है, उसके लिए हम कौन से मोटर को उपयुक्त समझेंगे। अच्छा ये बताइए कि डीजल इंजन जो रेल होता है, ट्रेन, इसका इंजन कहाँ बनता है, कहाँ पे बनाया जाता है। तो इसका वाराणसी में बनाया जाता है, यानी कि बनारस में इसका इंजन तैयार किया जाता है, डीजल इंजन वाला ट्रेनों का, ठीक है। तो इसके डीजल इंजन के लिए कौन सा मोटर ज़्यादा सूटेबल रहेगा हमारे लिए, डीसी का कंपाउंड वाउंड मोटर? नहीं, मैं सभी को करके एक एक बताता हूँ, ठीक है। डीसी का जो कंपाउंड वाउंड मोटर होता है, राइट, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। इसका प्रयोग देखिए किया जाता है एलिवेटर में और कंप्रेसर में और आपका लिफ्ट में भी किया जाता है, ठीक है। और डीसी का डिफरेंशियल मोटर, ये डिफरेंशियल मोटर बैटरी चार्जिंग के लिए भी प्रयोग में काम में लेते हैं, बैटरी चार्जिंग और बूस्टर के रूप में, राइट। डीसी का श्रेणी मोटर, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, डीसी का श्रेणी मोटर। डीजल इंजन वाली जो ट्रेन होती है, आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही इसका इंजन स्टार्ट होती है तो कितना ज़्यादा स्मोक निकलता है, इसके इंजन से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। यानी कि स्टार्टिंग में इसे उच्च टॉर्क की ज़रूरत होगी और हमारे पास केवल मात्र एक ऐसा मोटर है, डीसी सीरीज मोटर ही, जो स्टार्टिंग में उच्च टॉर्क देती है। बाकी सभी मोटरों का टॉर्क निम्न होता है अकॉर्डिंग टू डीसी श्रेणी मोटर के, राइट। तो डीसी श्रेणी मोटर का ही प्रयोग करेंगे हम उच्च ट्रैक्शन कार्य करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीसी का शंट मोटर। डीसी का जो शंट मोटर होता है ये निम्न टॉर्क देता है और निम्न टॉर्क की ज़रूरत जहाँ पड़ती है ना, वहीं पे हम डीसी शंट मोटर का प्रयोग कर लेते हैं। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो जो लकड़ी का रंदा होता है, लकड़ी का रंदा, यानी कि लकड़ी की सतह को चिकना बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे बोला जाता है रंदा, राइट। तो उसमें प्रयोग करते हैं डीसी का शंट मोटर और इसको एमजी सेट में भी प्रयोग करते हैं, करेक्ट, एमजी सेट। और अगर बात करें इसकी डीसी शंट मोटर का उपयोग तो ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है, राइट। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 24 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, ये रहा हमारा आज का 25 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ट लग रहा होगा, ठीक है, और आपको फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन मिल रहा होगा तो तुरंत कीजिए वीडियो को लाइक अभी और तुरंत करिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको इसी तरह प्रश्नों के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। और जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनके सभी टॉप लेवल के क्वेश्चनों को मैं आपके सामने पेश करूंगा और हर एक प्रश्न को आपकी नज़रों से एनालाइज करवाऊंगा, आपकी नज़रों के सामने से ले जाऊंगा, ठीक है।
तो ये रहा आज का 25 नंबर का क्वेश्चन। डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क तथा आर्मेचर करंट के बीच अभिलाक्षणिक वक्र रूपरेखा होती है। क्या क्वेश्चन है। डीसी का सीरीज मोटर है तो उसका टॉर्क और आर्मेचर का करंट, ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है कि आर्मेचर टॉर्क लिखा गया, ठीक है, वो आर्मेचर करंट होगा, जैसा कि हिंदी में लिख भी रखा हूँ मैं कि आर्मेचर करंट, राइट। तो इसके बीच का जो वक्र बनता है, ग्राफ बनता है, उसका रूपरेखा कैसा होता है, ये हमसे पूछ रहा है इसके बारे में, ठीक है। तो कैसा होता है, हमें पता है कि डीसी सीरीज मोटर का जो टॉर्क होता है ना, ये टॉर्क होता है फील्ड पोल के सेचुरेट होने से पहले, तो ये होता है आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती। लेकिन फील्ड पोल जैसे ही सेचुरेट हो जाती है तो यह आर्मेचर करंट के समानुपाती ही रह जाती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि डीसी सीरीज मोटर का पोल कभी सेचुरेट होता ही नहीं है, इसलिए हमेशा यही लिया जाता है कि आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती, राइट। लेकिन जो इसका वो बनता है, ग्राफ बनता है ना, वो इन दोनों से ही बनता है। स्टार्टिंग में तो पोल सेचुरेट होता नहीं है, तो स्टार्टिंग में देखिए इस तरह का बनता है उसका ग्राफ। फिर जब इसका पोल सेचुरेट हो जाता है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रूप ले लेती है, राइट। तो ये जो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो आपका ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होने के कारण, और इसको बोला जाता है परवलय। और यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी लाइन बन रही है, ये पोल सेचुरेट होने के बाद जो टॉर्क हमारा केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती रह जाता है, उस समय डीसी का सीरीज मोटर एक सीधी टॉर्क प्रदान करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती जब होती है उस समय ये बनती है हमारी टॉर्क एक सीधी लाइन, राइट। सॉरी, इसकी रूपरेखा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बनती है। तो ये हो गया एक डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच विशेषता। यहाँ पे होगा आपका आर्मेचर करंट और यहाँ पे होगा टॉर्क। तो ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है, देखिए, परवलय और स्ट्रेट लाइन। अगर मैं अति परवलय की बात करूँ तो अति परवलय का ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। ये होता है अति परवलय का ग्राफ, आप बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। इस तरह का होता है अति परवलय का ग्राफ, राइट। देखिए डायग्राम थोड़ा ढंग से नहीं बन पा रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा दिक्कत होता होगा, बट आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समझने वाले के लिए ना एक इशारा ही काफ़ी होता है, मैं तो बहुत इशारा दे रहा हूँ। अति परवलय, ये होता है हमारा अति परवलय का ग्राफ। अति परवलय को ही हम पैराबोला बोलते हैं, राइट। इलिप्स, इलिप्स का ग्राफ होता है इस तरह से, ये होता है हमारा इलिप्स का ग्राफ। हाइपरबोला की बात करूं तो हाइपरबोला, देखिए हाइपरबोला का ग्राफ बनता है ऐसे, ये है हाइपरबोला का ग्राफ, राइट। तो मैंने सभी को बता दिया आपको, लेकिन आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। डीसी मोटर के पोल शू तथा आर्मेचर के बीच वायु अंतराल अधिक होने से किसका मान बढ़ जाता है, चुंबकीय धारा का या लीकेज फ्लक्स का। मैं तो कहूँगा कि चुंबकीय धारा का भी मान बढ़ जाता है और लीकेज फ्लक्स का भी मान बढ़ जाता है। आप एक बात बताओ कि चुंबकीय धारा जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा लीकेज भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो आर्मेचर करंट है, जो हमारा आर्मेचर है और पोल शू, इनके बीच का ये जो गैप है, ये गैप अधिक होगा। अधिक होने की वजह से देखिए एक सीधा जाना चाहिए, या सीधा जाना चाहिए फ्लक्स, लेकिन फ्लक्स सीधा ना जाके ये लीकेज हो रहा है, ठीक है ना, ये लीकेज हो रहा है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो वायु अंतराल अधिक होने से चुंबकीय धारा भी अधिक हो जाती है और लीकेज फ्लक्स का मान भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और इसके देखिए वायु अंतराल बढ़ने से और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर यहाँ पे एसी मोटर होता तो इसका पावर फैक्टर भी डाउन हो जाता है, राइट, एयर गैप के मान बढ़ने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बनने वाला चुंबकीय ध्रुवता
किसके आयाम को बदलने का समय है। मैं इसको बिल्कुल आपको बारीकी तरीके से बताता हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, राइट। हमें पता है मोटर में 2 पोल होता है, ठीक है। मोटर में कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। एक होता है हमारा एन का, दूसरा होता है एस का। ये है एन और ये है एस, यस, ठीक है। इसमें वाइंडिंग, इसमें दोनों कोर में वाइंडिंग लपेटी जाती है। इसमें वाइंडिंग कौन सा होता है? देखिए, अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो सप्लाई होती है ना, सप्लाई डीसी मोटर की कैसी होती है? इस तरह से भी होती है, और पल्सेटिंग होती है तो वो इस तरह से होती है, ठीक है। ये पल्सेटिंग डीसी हो गया, ये स्थिर डीसी हो गया। तो मान लीजिए हम पल्सेटिंग डीसी को ही लेके चलते हैं। अब पल्सेटिंग डीसी में देखिए कि हर एक समय में ये अपना वेव फॉर्म थोड़ा सा अप डाउन कर रही है, अप डाउन कर रही है, राइट। तो ये जो हमारा पल्स होता है ना, इसी पल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोल का निर्माण होता है। ये पोल चेंज होते रहते हैं, कभी ये यन है तो यस है, कभी ये यन से यस बदल जाता है, तो कभी यस से ये एन बदल जाता है। तो इसके जो बदलने का प्रोसेस है, इसके बदलने के प्रोसेस में कितना समय लगता है, यही हमसे पूछ रहा है कि 0.02 सेकेंड लगता है। यदि ये एन है और ये एस है तो इसकी ध्रुवता बदलने के लिए हमें 0.02 का सेकेंड लगता है। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आपको इतना जल्दी आपके हाथ में लगने वाला नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो इसका ये होता है समय, राइट। अगला क्वेश्चन है, डीसी धारा सीरीज मोटर का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? मैंने अभी बताया था आपको कहाँ किया जाता है। ट्रैक्शन कार्य के लिए हमें जहाँ पे उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो मिक्सर ग्राइंडर ही हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और दूसरा प्रयोग मैं बताऊँ तो आप सिलाई मशीन में करते हैं इसका प्रयोग, और इसका प्रयोग किया जाता है, मिक्सी ग्राइंडर तो दे ही रखा है, और ट्रेन में भी तो हाई ट्रैक्शन कार्य के होता है ना, तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिलाई मशीन, ट्रेन, मिक्सर ग्राइंडर, यूनिवर्सल मोटर, तो इन सभी जगहों पे हम डीसी का सीरीज मोटर को ही प्रयोग में लेते हैं। बैटरी चार्जिंग के लिए किसका प्रयोग मैंने अभी आपको बताया था, सर्वो पंप। ये एक प्रकार का एसी पंप होता है, राइट। तो ये डीसी में तो इसका कोई गेम ही नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है डिफरेंशियल जनरेटर में, सॉरी डिफरेंशियल नहीं, शंट जनरेटर में, राइट। शंट जनरेटर में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा मोटर के बारे में है, ऑप्शन ही एक दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। ये रहा हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन। डीसी शंट मशीन द्वारा उत्पन्न फ्लक्स नियत माना जाता है, जिस कारण से टॉर्क डायरेक्ट किसके समानुपाती होता है? मैंने अभी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। सीरीज मोटर के लिए, डीसी का सीरीज मोटर, इसमें जो हमारा टॉर्क होता है ना, पोल सेचुरेट होने के पहले तो आर्मेचर के करंट के वर्ग के समानुपाती होता है, और पोल के सेचुरेट होने के बाद यह केवल आर्मेचर के करंट के समानुपाती ही रह जाता है। अब डीसी शंट मोटर की होती है, देखिए डीसी शंट मोटर जो होता है इसका टॉर्क केवल आर्मेचर करंट के ही समानुपाती होती है, राइट। आर्मेचर करंट, तो यहाँ पे देखिए फील्ड धारा के आर्मेचर वोल्टेज के समानुपाती, या आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती, या फिर आर्मेचर फ्लक्स के समानुपाती। बताइए किसके समानुपाती होता है? फील्ड धारा। ये फील्ड धारा नहीं, मैं इसको गलत मानूंगा, क्योंकि ये फील्ड धारा नहीं होना चाहिए, ये आर्मेचर करंट होना चाहिए, यानी कि आर्मेचर धारा होना चाहिए, तभी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फील्ड धारा नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्मेचर करंट बोलेंगे, यानी कि आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है डायरेक्ट। और देखिए ये जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क फ्लक्स के समानुपाती होता है, राइट। और ये जो फ्लक्स होता है हमारा, ये गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो टॉर्क जितना ज़्यादा आप फ्लक्स जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे टॉर्क उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी, और टॉर्क जितना हाई रहेगी ना, मोटर हमारी आउटपुट में शाफ्ट के द्वारा उतना ही अधिक यांत्रिक शक्ति देगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो फ्लक्स के द्वारा गति को कंट्रोल करते हैं हम इस सूत्र के द्वारा, ये एक फार्मूला ही समझ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब प्रश्न, क्या बात है। 10 किलोवाट यानी कि
10,000 वाट की डीसी मशीन हेतु सॉलिड अर्थ सतह से नॉब की कम से कम गहराई होना अति आवश्यक है। यानी कि 10,000 वाट की डीसी मशीन हेतु सॉलिड अर्थ मतलब कि ठोस जमीन सतह से नॉब की कम से कम गहराई कितना होना चाहिए। अभी देखते हैं गहराई कितना होना चाहिए। ये हमारी एक डीसी मोटर, इस डीसी मोटर का ये हमारा फाउंडेशन पार्ट, राइट। ये क्या है हमारा फाउंडेशन पार्ट। इसको हमें ज़मीन में लगाने के लिए हम फाउंडेशन नट बोल्ट लगाते हैं, करेक्ट। एक यहाँ पे नट लगाएंगे और दूसरा यहाँ पे। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या होता है कि जब मोटर में लोड कनेक्ट किया जाता है तो मोटर का जो रोटर होता है ना, लोड बढ़ने के दरमियान इसका शाफ्ट वाइब्रेट करने लगता है और वाइब्रेट करने से क्या होता है कि ये मशीन पूरा कंपन करने लगती है, इस तरह से कंपन करने लगेगी ये। तो ये कंपन को रोकने के लिए हम इसको फाउंडेशन करते हैं ताकि ये मशीन हमारा उलट पलट ना जाए, गिर ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम फाउंडेशन करते हैं। ये हमें पूछ रहा है कि फाउंडेशन करते समय जो हमें ये आपका रॉड लगा रहे या फिर नट बोल्ट कस रहे ना, ये कितनी गहराई तक होनी चाहिए। ये 6 इंच तक होने चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 इंच नीचे तक होना चाहिए। तो हम कितना भी लोड देंगे ना इसमें तो ये हमारी फाउंडेशन नट बोल्ट हिलेगी नहीं, उखड़ेगी नहीं, राइट। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई होना अति आवश्यक है। और अगर मैं इसको फुट में बात करूँ तो फुट सामान्यतः 6 इंच है। 6 इंच का कितना हो जाएगा, हाफ फुट हो जाएगा। यानी कि 1/2 फुट गहराई होना चाहिए। सेंटीमीटर में बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंच में बात करें तो 6 इंच। मैंने आपको टोटल आंकड़ा ही बता दिया। अब लो ना, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, सेंटीमीटर के बारे में पूछेगा तो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, फुट में पूछेगा तो भी अवेलेबल है। इंच का तो मैंने क्वेश्चन ही दिया है आपको, करेक्ट है ना। मज़ेदार। चलिए अगला क्वेश्चन रहा हमारा, एक हस्त प्रचालित डीसी श्रेणी मशीन के स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल किस तरह से जुड़ा होता है। एनवीसी। एनवीसी का पूरा नाम होता है 9 वोल्ट कॉइल, राइट। इसमें देखिए एनवीसी को क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा एक एनवीसी है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें इसको फेस की ज़रूरत होती है और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, करेक्ट। फेस और न्यूट्रल के द्वारा एक ये विद्युत चुंबक बनाता है। जो स्टार्टर होता है उस स्टार्टर के कॉन्टेक्ट को, ठीक है, स्टार्टर में इस तरह से एनो होता है, 3 एनो होता है, राइट। तो इस एनो को ना ये पिकअप करके रखती है, ठीक है। ये क्या करती है, पिकअप करके रखती है। ये तो कंडीशन होता है देखिए एसी मोटरों में, लेकिन हम पढ़ रहे हैं डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर में क्या करता है, डीसी मोटर के स्टार्टर में हैंडल लगा होता है। उस हैंडल को ये एनवीसी अपने चुंबकीय गुण के कारण जकड़ कर रखती है, ठीक है। तो ये एनवीसी सप्लाई में स्टार्टर में कहाँ पे लगी होती है, सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में। बिल्कुल सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में ही हम इसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि यदि इसको सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में होता है करंट, हमारा सीरीज का करंट जो होता है ना वो बिल्कुल बराबर होता है। यदि समांतर की करंट की बात करें तो समांतर करंट हमारी देखिए ब्रांच के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है, लेकिन सीरीज का जो करंट होता है, सीरीज सर्किट का करंट वो बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। और हम एनवीसी को जब तक फुल करंट नहीं देंगे ना तो ये एक मजबूत चुंबक नहीं बनाएगी, और मजबूत चुंबक नहीं बनाएगी तो मजबूती से हैंडल को नहीं जकड़ के रख पाएगी, और मजबूती से अगर हैंडल नहीं जकड़ में आया ना तो फिर गया काम से। मोटर हमारा बिना ओवरलोड ही हुई स्टार्टर इसको बंद कर देगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में ही लगाया जाता है इस एनवीसी को। सीरीज वाइंडिंग के समांतर में, शंट वाइंडिंग ऐसा तो कुछ है ही नहीं, करेक्ट। अगला क्वेश्चन रहा हमारा, देखिए कितने टॉप लेवल का क्वेश्चन, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल इतना हाई लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा। देखिए जो हमारा पार्ट फर्स्ट था डीसी मोटर का, ठीक है, उसमें इजी क्वेश्चन थे। उसमें देखिए था कि डीसी मोटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है, कार्बन ब्रश के बारे में था, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में था, पोल शू के बारे में था, कम्यूटेटर के बारे में था, हर एक चीज़ के बारे में था। थोड़ा ईजी लेवल के क्वेश्चन था। हम अब अगला यानी कि नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। और जब हमारा पार्ट नंबर 3 आएगा उसमें हम और हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे, करेक्ट। चलिए उसमें हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा पार्ट नंबर 3 में, राइट। चलिए प्रश्न की तरफ आते हैं। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध कितना होना चाहिए।
निम्न, बहुत ही कम होना चाहिए, अति निम्न। क्यों? कि डीसी मोटर का जो आर्मेचर, देखिए डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो आप यहाँ से ये मत घबराइए कि सीरीज फील्ड का प्रतिरोध पूछ रहा है या फिर आर्मेचर फील्ड का प्रतिरोध पूछ रहा है। ये हमेशा अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आप समझना कि ये आर्मेचर की ही प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम मोटर में सप्लाई देते हैं तो सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है, एक तो जाती है फील्ड में और दूसरा जाती है आर्मेचर में। तो आर्मेचर और फील्ड में, फील्ड का तो रेजिस्टेंस हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, जिससे करंट का मान उच्च हो जाता है। और करंट का मान उच्च होने से क्या होता है, वाइंडिंग हमारी जल सकती है, और वाइंडिंग को हमें जलाना थोड़ी है, वाइंडिंग को हमें सेफ्टी करना है। इसी के लिए हम, इसी को सेफ्टी देने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, राइट। तो अति निम्न प्रतिरोध होता है डीसी मोटर का, ठीक है। अति उच्च मॉडरेटर, मॉडरेटर का मतलब होता है मध्यम, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए पेश करते हैं आज का 33 नंबर का सवाल आपके सामने। मोटर प्रतिक्रिया हेतु प्रेरित आर्मेचर माइनस शक्ति रोटर हानि होती है, बताइए। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये शाफ्ट का आउटपुट होता है, ठीक है। यानी कि जो हमें डीसी मोटर के शाफ्ट में आउटपुट के रूप में यांत्रिक शक्ति मिलती है ना, वो यांत्रिक शक्ति क्या होता है आउटपुट में, वो होता है कि आर्मेचर में जो प्रेरित हो रहा है, प्रेरित आर्मेचर और प्रेरित आर्मेचर, यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए कि प्रेरित आर्मेचर वोल्टेज माइनस शक्ति रोटर हानि, यही सॉफ्ट का आउटपुट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा नया लगता होगा कि ये क्वेश्चन एक नया है, आपको इसको आप नोटबुक में नोट करिए। कहीं आप ऐसा तो नहीं केवल मोबाइल लेके बैठ के देख रहे हैं, ऐसा देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपकी पढ़ाई भी बेकार चली जाएगी और आपका टाइम भी बेकार चला जाएगा, क्योंकि आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसको नोट ही नहीं कर पाओगे। और इंसान का जो ब्रेन होता है ना, वो इतना भी वो नहीं होता कि एक बार जिस चीज़ को देख लिया तो बस वो रट गया, दिमाग में स्टोर हो गया, वो कभी ज़िंदगी में भूले गए नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो आप नोटबुक बनाइए, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए, आपके ही काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। चलिए, जिस तरह से ना मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मुझे पता होता है कि मैं अपने विद्यार्थी को पढ़ाने आना है, मुझे प्रतिदिन पढ़ाने आना है, उसी तरह से आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि जो मुझे पढ़ा रहा है ना, मैं उसका रिस्पेक्ट करूँ। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप भी उसको नोट करो, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा ऐसी होती है कि वह सदैव उसका विरोध करती है, जिस वजह से वह स्वयं उत्पन्न होती है, कहलाती है कौन सा नियम? मैक्सवेल, लेंज का नियम, हेलिक्स का नियम, ओम का नियम। भैया ओम का नियम, जब भी हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ज्ञात करना हो ना, उस समय हम ओम का नियम प्रयोग करते हैं। हेलिक्स का नियम, हेलिक्स का नियम क्या कहलाता है कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैं उस एग्जाम्पल को फिर से देना चाहता हूं कि वो एग्जाम्पल क्या है। मैंने आपको बताया था एक एन पोल होता है मोटर में, एक एस पोल होता है। भैया हमें पता कैसे चलेगा कि ये एन पोल है कि ये एस पोल है? इसमें लिख थोड़ी जाता है कि हम सप्लाई देंगे तो इसमें लिख जाता है कि भैया ये एन पोल है, ये भैया ये एस पोल है, हमें पता नहीं चलता ना। इन दोनों की पोलरिटी ज्ञात करने के लिए ही हम हेलिक्स का नियम प्रयोग करते हैं, राइट। चलिए ये तो हो गया हेलिक्स का नियम। लेंज का नियम, बिल्कुल लेंज का नियम ही एक ऐसा नियम है, ये कहता है कि मैं जिसके बदौलत पैदा होता हूँ उसी को ही मैं नुकसान पहुँचाता हूँ, ठीक है ना। तो यही होता है, यही हो गया हमारा राइट आंसर। ये जो हमारा मोटरों में बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ लेंज के नियम को ही फॉलो करता है, राइट। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बैक ईएमएफ लेंज के नियम को ही फॉलो करता है। मैक्सवेल का नियम, ये इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए, इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए हम मैक्सवेल नियम को प्रयोग में लेते हैं। तो आपको मैंने सभी ऑप्शन का बिल्कुल सटीक तरीके से आपको जवाब मिल गया। और इस जवाब के साथ हमारी अगली कड़ी में क्वेश्चन है 35 नंबर का। एक डीसी मशीन के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के प्रभाव द्वारा परिसंचरण होने पर आर्मेचर के धारा में होने वाली बदलाव। क्या मस्त क्वेश्चन है। ये हमसे पूछ रहा है कि एक ध्रुव से,
एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के प्रभाव द्वारा परिसंचरण होने पर आर्मेचर के धारा में होने वाला बदलाव कम्यूटेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है कम्यूटेशन। और कम्यूटेशन भी दो तीन प्रकार का होता है, रफ कम्यूटेशन, स्मूथ कम्यूटेशन, राइट। तो रफ कम्यूटेशन में क्या होता है, स्पार्किंग अधिक होती है और स्मूथ में स्पार्किंग थोड़ा कम होती है, बट स्पार्किंग होती है, करेक्ट। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है, ये जो हमारा आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है, ठीक है ना, आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है वो मेन फील्ड फ्लक्स को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि जो आर्मेचर में फ्लक्स बिल्डअप हुआ है वो फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मेन फील्ड फ्लक्स हमारा घट जाता है। यदि मेन फील्ड फ्लक्स घट गया ना तो यहीं से देखिए फ्लक्स के समानुपाती होता है टॉर्क, तो टॉर्क भी हमारा डाउन हो गया। और जब टॉर्क डाउन हो जाएगा तो मोटर की जो आउटपुट दक्षता है ना वो भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी यहाँ से दक्षता भी डाउन होती है। हमें इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा फ्लक्स है ना इसको हमें नियत बनाए रखना अति आवश्यक है, राइट। तो हम इस फील्ड फ्लक्स को नियत कैसे बना सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को खत्म करके और इसको एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा इस प्रभाव को खत्म करते हैं, राइट। तो आर्मेचर प्रभाव तो हो नहीं सकता। आर्मेचर प्रभाव जो होता है आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकन और विचुंबकन। यही दोनों ऑप्शन नंबर सी और डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, नो प्रॉब्लम, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। मैं हूं आपके साथ, निमी टेक्निकल क्लासेस है आपके साथ। हम आपके लिए हर वीडियो में बेहतर से बेहतर करने की प्रयास करते हैं, राइट। और आप भी कोशिश करना कि आप हमसे जितना सीख सकते हो, जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हो अर्जित कर लो, क्योंकि निमी टेक्निकल क्लासेस का ये जो एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, ये एक आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो कि यहाँ पे हर एक विद्यार्थी आकर अपना लेवल सुधार सकता है, अपना हर एक विद्यार्थी अपने इस एजुकेशन को, अपने इस शिक्षा को इम्प्रूव कर सकता है, एक निखार दे सकता है, एक रूप दे सकता है, राइट। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है। 5 किलोवाट की बात करूँ मैं तो 5000 वाट, 5000 वाट के डीसी मोटर हेतु आर्मेचर कुंडलन प्रतिरोध का मान सामान्यतः कितना होता है। मैंने अभी बताया था कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है, इसीलिए तो हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, हमें पता है, सबको पता है कि उसका प्रतिरोध 1 से कम होना चाहिए, लेकिन ये एक लगभग होता है। कितना होता है, समथिंग, हमें समथिंग नहीं, हमें एग्जैक्ट आंकड़ा चाहिए कि 1 ओम से कम नहीं, हमें ऐसा आंकड़ा बताओ जो करेक्ट हो। तो ये देखिए होता है 0.10 से 0.15 ओम होता है, ये एक करेक्ट आंकड़ा है, ठीक है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि 5 किलोवाट के डीसी मोटर हेतु आर्मेचर कुंडल प्रतिरोध का मान सामान्यतः कितना होना चाहिए। तो ये होता है 0.10 से 0.15 ओम, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन की यांत्रिक दक्षता निम्न विकल्पों में से अनुपात है। हम कब से दक्षता की बात कर रहे हैं, अब दक्षता का रेशियो हमसे पूछ रहा है। हमें केवल एक ही बात पता है, बाकी हमें कुछ बात पता ही नहीं है। दक्षता बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, हमें बस यही पता है और हमें कुछ नहीं पता। अब हम देखते हैं इसका यांत्रिक शक्ति के बारे में पूछ रहा है। ये हमें यांत्रिक शक्ति कैसे डिफाइन होता है कि एक डीसी मोटर के अंदर उसके आर्मेचर में कितना पावर, यांत्रिक पावर उत्पन्न हुआ है। आर्मेचर में जितना यांत्रिक पावर उत्पन्न होगा वही यांत्रिक पावर तो हमें आउटपुट में शाफ्ट के द्वारा मिलेगा। तो अब इस तरह से आप ऑप्शन को देख लीजिए कि आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, ठीक है। आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, करेक्ट, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। यहाँ से हमें पता चलता है कि जितना उत्पन्न हो रहा है यांत्रिक शक्ति, आउटपुट में हमें उतना ही मिलेगा यांत्रिक शक्ति, यही कहलाता है यांत्रिक दक्षता। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम परेशान कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। उत्पन्न यांत्रिक शक्ति बटे इनपुट वैद्युतिक शक्ति, ये क्या है, ये वैद्युतिक दक्षता है, करेक्ट।
वैद्युतिक दक्षता। अब मैं इसको समझाता हूँ कि हम एक मोटर को इनपुट में क्या देते हैं, मोटर को इनपुट में हम देते हैं पावर, और पावर होता है वोल्टेज और करंट, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, यांत्रिक दक्षता। ठीक है, तो हम मोटर को जो इनपुट के रूप में जो पावर देते हैं वोल्टेज और करंट के रूप में, उसी वोल्टेज और करंट के अकॉर्डिंग फ्लक्स बनता है, और फ्लक्स जितना बनता है उसी फ्लक्स के अकॉर्डिंग हमारी मोटर के अंदर एक टॉर्क जनरेट होता है, जिसको हम यांत्रिक शक्ति बोलते हैं। टॉर्क क्या होता है, घुमाव बल, घुमाव और बल। घुमाव बल क्या है हमारा, यांत्रिक शक्ति ही तो है, ठीक है ना। चलिए, ये तो रहा वैद्युतिक शक्ति के बारे में। आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे इनपुट वैद्युतिक शक्ति, ये होता है दोस्तों हमारे पास दक्षता तीन प्रकार की होती है ना, यांत्रिक दक्षता, वैद्युतिक दक्षता और संपूर्ण दक्षता। तो संपूर्ण दक्षता का ये दिया है हमें, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों समय को भी थोड़ा मैनेजमेंट करना होता है, समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्वेश्चनों को थोड़ा हम फास्ट करेंगे, बट हम फुल डिटेल्स के साथ ही करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। डीसी मोटर अपनी अधिकतम दक्षता के साथ आउटपुट उपलब्ध कराती है। सप्लाई वोल्टेज जब कितना होता है, हमें पता है कि जब सप्लाई वोल्टेज बैक ईएमएफ का 2 गुना होता है, या फिर बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का हाफ होता है, बात तो दोनों एक ही हो गई ना, तब हमें हमारी मोटर अधिकतम दक्षता के साथ आउटपुट उपलब्ध कराती है। बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का आधा, यदि सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो हमारा बैक ईएमएफ होना चाहिए 110 वोल्ट। जब इन दोनों के बीच में इतना रेशियो होगा ना, 100% का रेशियो होगा, या सॉरी 100 नहीं, हाफ का रेशियो होगा, ठीक है, हाफ का रेशियो होगा, उस समय मोटर की जो दक्षता होगी वो दक्षता उच्च मानी जाएगी, उच्च होती है। तो बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का आधा होगा, उस समय डीसी मोटर अधिकतम दक्षता के साथ आउटपुट उपलब्ध कराएगी। और हमें तो उपयोग ही हमने डीसी मोटर को इसलिए किया कि आउटपुट में हमें उच्च दक्षता मिले। करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, वार्ड लियोनार्ड विधि द्वारा किस मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन ना मैं आपको बताऊं, सच में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है। वार्ड लियोनार्ड, सबसे पहले बात करें तो वार्ड लियोनार्ड में टोटल 3 मोटर प्रयोग किया जाता है। कितना, 3 मोटर्स प्रयोग किया जाता है। एक तो 3 फेज का इंडक्शन मोटर होता है, 3 फेज का इंडक्शन मोटर, और दूसरा होता है डीसी जनरेटर, तीसरा होता है डीसी मोटर। यानी कि 3 मोटर की रिक्वायरमेंट होती है हमें इस वार्ड लियोनार्ड विधि द्वारा स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो इस विधि के द्वारा किस मोटर की स्पीड कंट्रोल की जाती है, सिंक्रोनस मोटर की नो, इंडक्शन मोटर की नो, और देखिए ट्रांसफार्मर की तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वार्ड लियोनार्ड विधि खुद कह रहा है कि मैं मोटर का स्पीड कंट्रोल करता हूं। सबसे पहली बात, ट्रांसफार्मर हमारी मोटर नहीं है, और दूसरी बात, मोटर में स्पीड कंट्रोल क्या करेंगे भैया, जब ट्रांसफार्मर हमारा दौड़ता थोड़ी है, ट्रांसफार्मर में दौड़ने वाला कोई भाग ही नहीं होता, मूवमेंट करने वाला कोई भाग ही नहीं होता, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा कि डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए वार्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, ये डीसी का सीरीज मोटर, डीसी का शंट मोटर और डीसी का कंपाउंड मोटर, तीनों मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और केवल डीसी मोटर का ही स्पीड कंट्रोल करता है। और करता कैसे है, ये आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके डीसी का सीरीज मोटर को कंट्रोल करता है, राइट। इस वार्ड लियोनार्ड विधि से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे ना, मैं सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको यहीं पे दे दिया। डीसी सीरीज मोटर की फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था हमारा, शायद 2nd नंबर का क्वेश्चन था कि डीसी सीरीज मोटर में जो हम डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल किस विधि के द्वारा करते हैं, तो वहाँ पे हमने जवाब दिया था आर्मेचर डाइवर्टर, ठीक है। तो वो जो आर्मेचर डाइवर्टर होता है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सामान्य गति प्राप्त करने हेतु, सामान्य गति से कम गति प्राप्त करने हेतु, रेलगाड़ी में, या कहीं भी कहीं भी। इसको ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेलगाड़ी में। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। डीसी शंट मोटर,
सॉरी डीसी का सीरीज मोटर है ना, तो ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये हो गई कार्बन ब्रश। ध्यान से देखिएगा, आर्मेचर के सीरीज में ही हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, तो हमने सीरीज फील्ड वाइंडिंग दे दिया। ये हो गया हमारा लोड। अब इसके हम समांतर में, आर्मेचर के समांतर में हम एक फिक्स मान का प्रतिरोध लगाते हैं, लगा दिया, और एक वेरिएबल प्रतिरोध लगाते हैं जिसके मान को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब तक ये सिंबल आप नहीं लगाएंगे वेरिएबल प्रतिरोध नहीं माना जाएगा। इसमें क्या होता है, यहाँ से सप्लाई आई डीसी का, सप्लाई आई, करंट यहाँ गई, करंट यहाँ से बढ़ जाएगी, कुछ करंट इधर भी जाएगी, कुछ करंट इधर भी जाएगी। इस समय क्या करेंगे, ये जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसके रेजिस्टेंस को मान को कर देंगे कम, तो करंट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस डायरेक्शन से होके जाने लगेगा, इसमें से कम जाएगा। करेक्ट, ध्यान दीजिएगा, करंट हमारा इस डायरेक्शन से ज़्यादा जाने लगा, इसका मतलब कि यहाँ से बाईपास होता हुआ डायरेक्ट ये सीरीज फील्ड को, किसको, सीरीज फील्ड को डायरेक्ट मिल रहा है करंट, और सीरीज फील्ड को जब करंट अधिक मिलता है, जब करंट अधिक मिलेगा तो ये फ्लक्स भी अधिक बनाएगी। करेक्ट, और जब ये फ्लक्स अधिक बनाएगी तो फ्लक्स अकॉर्डिंग टॉर्क चलता है, टॉर्क भी अधिक बनाएगी। तो टॉर्क जब अधिक होता है, ठीक है, तो मोटर आउटपुट में यांत्रिक शक्ति भी अधिक देता है। ये हमने आगे चल गया, हम यहाँ पे चलते हैं फ्लक्स की तरफ। करंट अधिक होगी तो फ्लक्स भी अधिक होगा, और फ्लक्स जो होता है ना डीसी मोटर में, ये हमेशा गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्लक्स कम हुआ ना, फटाक से मोटर की स्पीड हाई स्पीड हो जाएगी। करेक्ट, और रेलगाड़ी कितनी स्पीड से चलती है हमारी, बहुत 110, 120, 150 की स्पीड से चलती है। तो उच्च गति प्राप्त करने के लिए हम रेलगाड़ी में इस विधि का प्रयोग करते हैं, फील्ड डाइवर्टर विधि का। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी। सामान्य गति प्राप्त करने के लिए देखिए हम आर्मेचर डाइवर्टर विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सामान्य गति से कम गति प्राप्त करने के लिए, सॉरी, सामान्य गति प्राप्त करने के लिए नहीं, सामान्य गति से भी कम गति प्राप्त करने के लिए आर्मेचर डाइवर्टर का, और सामान्य गति से उच्च गति प्राप्त करने के लिए हम फील्ड डाइवर्टर का प्रयोग करते हैं। करेक्ट, चलिए, ये चलिए आपके लिए जिस तरह से डेली हम देते हैं एक क्वेश्चन आपको, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ही इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। हॉपकिंसन टेस्ट किस मोटर की दक्षता ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक का है। तो दोस्तों, आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। देखिए, जिस तरह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको प्रतिदिन वीडियो प्रोवाइड कराना, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना, तो आपका भी 100% जिम्मेदारी बनता है कि वीडियो को शेयर करना, और जिम्मेदारी बनता है कि वीडियो को लाइक करना। अगर आप इस चैनल पे नया विजिट किए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए तुरंत लाइक, और कर लीजिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कुछ देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे, मैं फिर भी आपको दूंगा। तो दोस्तों, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होने वाली है बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वीडियो में हम डीसी मोटर के न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वहां पे देखेंगे कि किस टाइप का न्यूमेरिकल प्रश्न, आंकिक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, उन सभी टॉप क्वेश्चनों को हम एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, एक तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। वहाँ पे ये भी सीखेंगे कि एग्ज़ाम में हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को भी मैं वहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों, चलिए, आज का आपका और मेरा साथ यहीं तक है। तो अब हमारी बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, ओके, थैंक यू।